नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से शुरू हुई लड़ाई अब रासुका पर जाकर आकर अटक गई है। कांग्रेस सरकार ने सांप्रदायिक तनाव से निपटने के लिए 31 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि रासुका लगाने की बात कर दी है। बीजेपी इसकी तुलना आपातकाल से कर रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का विरोध महज दिखावा है, क्योंकि बीजेपी ने खुद अपने समय 9 बार अध्यादेश लाया था। कांग्रेस का कहना है कि यह केंद्र का बनाया कानून है, जिसे परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार लागू करने का हक रखती है। दरअसल इसके पीछे बस्तर के इलाकों में धर्मांतरण को लेकर बना विवाद की स्थिति जो है वो प्रमुख है। कुछ दिन पहले नारायणपुर में काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसमें आरोपी बनाया गया और रासुका लगाने की बात अब कही जा रही है। हालांकि उन नेताओं पर लगेगी नहीं, स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अगर कोई धर्मांतरण को लेकर हिंसा या सामाजिक विद्वेष, धर्मांतरण का जिक्र नहीं है उस आदेश में, आपको याद दिला दें, यह कहा है कि समाज में जो भी विघटनकारी काम करने की कोशिश करता नजर आएगा, कलेक्टर्स को अधिकार दे दिए गए हैं मार्च 31 तक कि वो उन पर रासुका के तहत कार्रवाई कर दे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रासुका सियासी टूल बन चुका है या छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं का और किस तरह से एक दूसरे पर, खासतौर से कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और रासुका लगा करके इमरजेंसी के हालात बघेल सरकार ने बनाए हैं। मैं तो याद दिलाना चाहता हूं उन दिनों को जब मीसा कानून के आधार पर देश में आपातकाल लगाया गया। कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त किया। फिर कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून बनाया। यह कानून लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस की राजनीति दर्शाता है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया जा रहा है, ये विपक्ष की आवाज को दबाने का एक हथियार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार के द्वारा, आज जिस प्रकार की ये मितानिन बहनें यहाँ पर बैठी हैं, प्रदेश का हर वर्ग आज आंदोलित है। प्रदेश में लोकतांत्रिक ढंग से उठाने वाली आवाज को कुचलने का एक षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है और इस प्रकार से धर्मांतरण के नाम पर ये जो कानून बनाया जा रहा है, आज प्रदेश के भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस क्या बयान दे रही है, कैसे याद दिला रही है बीजेपी को उसके शासन की, जरा सुनिए। तीसरे कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय 9 बार इस प्रकार का अध्यादेश उन्होंने लाया था। हमारी सरकार जो अध्यादेश लाई है उसमें एक शब्द का भी उनके अध्यादेश से परिवर्तन नहीं किया गया। जब वही कानून आप लागू कर रहे थे तब ठीक था, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए आवश्यक था। वही कानून सेम हमारी सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किया गया तो आपको उसमें नींद में निकाल रहे हैं। ये तो बेशर्मी है, अवसरवादिता है। किस नैतिकता से आप आंदोलन कर रहे हो? आपने क्यों ले आया था 9 बार? दरअसल ये रासुका कानून का सिस्टम है कि इसको हर 3 महीने में अधिसूचित किया जाता है। वैसे ही काम सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने किया, तो भाजपा उसमें भ्रम फैला रही है। और देखते हैं क्या है हमारे सवाल। आज के सवाल आपको दिखाते हैं, ये रहे हमारे सवाल। धर्मांतरण की लड़ाई रासुका पर आई। केंद्र के कानून पर बीजेपी को क्यों आपत्ति? कांग्रेस ने अध्यादेश की लिस्ट थमा दी, आप तो 9 बार लाए। क्या सियासी विरोधियों के खिलाफ टूल बन गया रासुका, या हालात संभालने के लिए ये जरूरी था? धर्मांतरण पर बीजेपी कांग्रेस में उठापटक, नेताओं पर रासुका लगाना सही या गलत, ये सबसे बड़ा सवाल है। रासुका जैसे बड़े और कड़े कानून अगर सियासी लोगों पर लग रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है या केवल कानून व्यवस्था का तकाजा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे तारुफ कराता हूं आपका 2 खास मेहमानों से। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं। वेलकम टू माय शो सर नितिन जी। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी ने हमें ज्वाइन किया है। सुंदरानी जी, स्वागत करता हूं सर आपका। सुंदरानी जी, आपके पास आता हूं। अभी तक सब ठीक चल रहा था, ये रासुका को लेकर के आप लोगों ने जो आपत्ति दर्ज कराई इस अध्यादेश को लेकर के, या जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, बता दिया उन्होंने कि हमने तो कॉपी पेस्ट किया, आपके जमाने में जो बना हुआ होता था।
आपने 9 बार किया था, हमने 1 बार कर दिया, अब तकलीफ क्यों है? बेशर्म कह रहे हैं आपको लोग, कह रहे हैं कि जब आप करते थे तो वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए था जो 9 बार किया, और हमने 1 बार कर दिया तो वो हम सियासी टारगेट कर रहे हैं। क्या जवाब है सर? देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से यह कानून जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लाया, भूपेश बघेल जी की सरकार ने लाया, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी लाया था, निश्चित रूप से लाया था। लेकिन समय समय की परिस्थितियां, उस वक्त की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में अंतर है। 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, 4 साल में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। नारायणपुर की घटना के बाद इनको ये जरूरत पड़ रही है रासुआ की। आज जरूरत क्या है प्रदेश में? कहीं न कहीं जब ऐसा लगता है कि सरकार की स्थिति कमजोर हुई है और इनकी प्रवृत्ति भी रही है, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही, आपातकाल इन्होंने लगाया था, इंदिरा जी की सरकार थी, इंदिरा जी जब कमजोर हुई थी केंद्र में तभी उन्होंने आपातकाल लगाया था और विरोधी नेताओं के खिलाफ उसका उपयोग किया था और बड़ी संख्या में विरोधी नेताओं को देश भर में गिरफ्तार किया। भारतीय जनता पार्टी ने रासुआ लगाया, एक भी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं की गई। कहीं न कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ ये कानून बनाया गया था जो समाज विरोधी लोग हैं या देश को नुकसान पहुंचाने वाले, प्रदेश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग। लेकिन ये आज जो लाया है धर्मांतरण का, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जो विरोध हो रहा है, उस विरोध की आग को ठंडा करने के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना चाहते हैं। लेकिन अभिलाष जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता न डरेगा न इससे प्रभावित होगा, बल्कि दुगनी ताकत से इस सरकार के खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 2023 में इस निकम्मी सरकार से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराया जाए। ठीक है, हमारे साथ धर्मराज महापात्रा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता सीपीएम। बहुत स्वागत करता हूं धर्मराज महापात्रा जी आपका। सर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, बार बार चूंकि आप लोग भी आरोप लगाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्या वाकई में ये जो कानून है जो कि समाज की विघटनकारी जो शख्सियत होते हैं या ऐसे अपराधी होते हैं उनके लिए जो इस्तेमाल होने चाहिए, वो सियासी टूल के तौर पर अब अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? आपको लगता है कि कानूनों का गलत इस्तेमाल है सरकार करती रही है, चाहे आदिवासियों के खिलाफ हो या विरोधी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ? देखिए, बात यह है कि इस तरीके के जो कानून है उसका तो राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल होता रहा है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने भी किया और आज की जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, मैं अभी हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता को सुन रहा था, तो सबसे बड़ी बात है कि ये उनसे सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज जो है हमारे देश में जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, ईडी बोल लीजिए, सीबीआई बोल लीजिए, इनकम टैक्स बोल लीजिए, यहां तक रासुका तो छोड़ दीजिए आप, सेडिशन लॉ जो ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में अंग्रेजी गुलामी की दास्ता की भेड़ियों से मुक्ति के लिए आजादी के आंदोलन के दरमियान अंग्रेजों ने जिस कानून का इस्तेमाल किया था, सेडिशन लॉ का, उसका भी आप सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल कर रही है तो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विरोध की तमाम स्वरों को कुचलने के लिए इस सरकार ने, मैडम गांधी ने देश में घोषित आपातकाल लगाया था, वो एक काला अध्याय था और यही कारण था कि मैडम गांधी के उस आपातकाल को भी देश की जनता ने पराजित किया। लेकिन आज तो अघोषित आपातकाल है। आप जो है, कहाँ है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? हर किस्म का कानून आप चाहे जो है वो टाडा हो, पोटा हो, इवन जो है सेडिशन लॉ हो, रासुका हो, हर कानून का इस्तेमाल इस सरकार, केंद्र की सरकार की नीतियों पर कोई भी प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न को दबाने के लिए उसका किया जा रहा है। जन सुरक्षा अधिनियम भी आप इसमें जोड़ना चाहेंगे महापात्रा जी? कर्मी शामिल है, पत्रकार शामिल है, छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम भी आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे मित्र ने जब ये बात कही कि इनका कभी दुरुपयोग नहीं हुआ। हकीकत ये है कि आज हर कानून का उनकी सरकार सत्ता के खिलाफ प्रश्न उठ रहा है, उसके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है। हम ये समझते हैं कि इस किस्म की कानून के जरिए किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ इस किस्म के कानून का इस्तेमाल करना गलत है। लेकिन दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि हमारे मित्र ने यह भी कहा कि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को दबाने या धमकाने के लिए किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। यानी इसका मतलब है क्या छत्तीसगढ़ में ये जो धर्मांतरण, तथाकथित धर्मांतरण की आड़ में आदिवासी वर्सेस जो है आदिवासी के बीच में जो क्रिश्चियन आदिवासी हैं उनके बीच में
एक विभाजन की जो पूरी संघीय राजनीति और एक विभाजनकारी राजनीति को पुष्पित पल्लवित करने की कोशिश हो रही है, तो क्या जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उसमें कहीं न कहीं संलिप्तता है, उसके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल होने के या दबाने की कोशिश हो रही है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि ये एक नया परिपेश सामने आ रहा है कि क्या कहीं सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में संलिप्तता है क्या? ठीक है, हम समझते हैं महापात्रा जी, प्रदेश के अंदर ये जो जहरीला वातावरण पैदा हो रहा है, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए गहरी चिंता का विषय है। ठीक है महापात्रा जी। नितिन बंसाली जी, 9 बार इस्तेमाल किया आपने ये कहा रमन सरकार के अंतिम कार्यकाल में, लेकिन साथ ही साथ अब सुंदरानी जी कह रहे हैं कि हमने कभी किसी सियासी एजेंडे के लिए, राजनीतिक लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए या कांग्रेस के लोगों को रासुका के तहत अंदर नहीं करवाया था। आप इसे पॉलिटिकली यूटिलाइज कर रहे हैं, ये काम कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो कानून है उसका आप सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभिलाष जी, अभी तक के तो किसी को हमने रासुका के तहत हमारे प्रशासन ने अंदर नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, और बिना कार्रवाई किए सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने से जो हड़बड़ाहट और जो घबराहट भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, इससे तो साबित होता है कि इन कृत्यों में भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। बोलते हैं ना वो कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका ये साबित हो रहा है कि जहां पर रासुका की बात होती है, फिर रासुका इन्होंने भी लगाया था। मैं तो दिनांक के जैसे आपको बता दूं पूरा, 3 अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016, 1 जुलाई 2016 से 30 दिसंबर 2016, 9 बार रासुका लगाई गई। और ये बोलते हैं कि हमने इसका उपयोग नहीं किया। पत्रकारों को रासुका कानून के तहत जेल भेजा था इनके शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने। और हमने तो शांति व्यवस्था और प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए इस कानून को यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू किया है। 31 जिलों से अभिलाष जी हमें इनपुट मिले हैं इंटेलिजेंस को और प्रदेश के गृह विभाग को कि इस तरीके की घटनाएं चुनाव के समय में घटने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। तो प्रदेश की शांति व्यवस्था को देखना राज्य सरकार का काम है या नहीं है? जब कड़े कानून होंगे तो निश्चित तौर पर जो इस तरह के अपराधों में जो लोग लिप्त होंगे या इस तरीके की गतिविधियों को जो लोग संचालित करना चाहते होंगे, उनके मन में भय बनेगा। अब भय तो मुझे लग रहा है भाजपा के मन में बन रहा है। तो मैंने कहा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, लिप्त है इसलिए ये डर रहे हैं, नहीं तो खुले मन से समर्थन करना चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी, मुझे ये बताइए, धर्मांतरण को लेकर के ये बहुत स्पष्ट बात है, अभी किसी से दबी छिपी तो है नहीं कि बीजेपी के लिए बस्तर में धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है आपने। लगातार इसको लेकर के संगठन और पूरी बीजेपी लगी हुई है कि इसे कैसे बड़ा किया जाए। उसकी काट के तौर पर ये नोटिफिकेशन आया, इसका पॉलिटिकल मिसयूज होगा नहीं होगा अलग बात है, पर एक मैसेज आपको कांग्रेस ने कन्वे कर दिया कि आप आगे बढ़ोगे इस मुद्दे पर तो हमारे पास ये टूल्स हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये मैसेज आप जनता के बीच में कन्वे करा पाएंगे, और आदिवासियों के इलाकों में अगर कहीं सच में धर्मांतरण हो रहा है तो इसका पॉलिटिकल माइलेज आपको मिल पाएगा, या ऐसा ना हो कि वोट भी ना मिले और उधर जमानत भी ना हो? फिर देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से इन्होंने डराने धमकाने के लिए लाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दहशत में डालने के लिए लाया है, लेकिन गलतफहमी में जी रहे भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी सरकार। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न इससे विचलित होगा, न डरेगा, न इसके दबाव में आएगा, बल्कि दुगनी ताकत से धर्मांतरण के मामले में आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा अभिलाष जी, सबसे पहले रायपुर शहर में पुरानी बस्ती थाने में मामला उठा, लेकिन उस वक्त भी भूपेश बघेल जी ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। उसके बाद एक सुकमा के एसपी ने भयावह स्थिति बस्तर की धर्मांतरण को लेकर एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को। इन्हीं की सरकार में एक एसपी ने पत्र लिखा, लेकिन उस बात को भी इन्होंने गंभीरता नहीं लिया। नारायणपुर की घटना जो रूप ले ली। सुंदरानी जी, एसपी का तबादला नहीं हुआ था कि आप लोगों ने याद दिलाया था हमें आकर के? कहाँ गंभीरता, क्या बात कर रहे हैं? इतनी गंभीरता से एसपी का तबादला करके मतलब आवाज को ही दबाने का काम। अच्छा ठीक है, सच्चाई से पर्दा ढकने का काम किया ना, एसपी का तबादला करके। एसपी का तबादला करके इन्होंने गलत दिशा देने की कोशिश की ना, और कहीं न कहीं घटना से मुंह मोड़ने की बात की ना। अगर उस वक्त सुकमा एसपी की बात को गंभीरता से लिया जाता अभिलाष जी, तो नारायणपुर की घटना नहीं होती, धर्मांतरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता। भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण
को बढ़ावा देने का काम किया है। 98%, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ अभिलाष जी, लेकिन यदि ये कहते हैं तो 98% चर्च इनके शासन का। देखिए अभिलाष जी, मैं इस बात की बात करूँ, हमने किसी का चर्च हो तो पूरे देश, देखिए अभिलाष जी, चाहे चर्च का मामला हो चाहे मस्जिद का मामला हो, हम किसी के विरोधी नहीं, हम कोई भी धर्म अपने अपने ढंग से किया जाए, लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को प्रलोभन देके, दूसरे धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभन देके अगर बनाया जाए। मैं एक बार महापात्रा जी के पास आऊंगा, प्लीज। महापात्रा जी, मुझे बताइए, जिस तरह से बीजेपी ने धर्मांतरण के आदिवासी क्षेत्र में इस बड़े मुद्दे को पकड़ लिया है, आप चूंकि उस इलाके की सियासत करते हैं, उन लोगों की बात रखते रहे हैं, मुझे ये बताइए ये कितना बड़ा मुद्दा है जबरन धर्मांतरण वहां पर, और क्या ये विकास और बाकी मुद्दों पर भारी पड़ पाएगा? क्या लग रहा है आपको? आदिवासियों में क्या इसका पूरा सोशल सिनारियो बना हुआ है वहां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कहीं कोई मुद्दा नहीं है। पूरे देश में जो है वो यही सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी जो है उनकी सरकार जाने के बाद जो है कोई दूसरे मुद्दों पर जो है वो सड़क पर है नहीं, इसलिए इन सवालों को वो उठा रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण को लेकर एक कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। अगर कहीं कोई धर्मांतरण का मामला है तो क्या उसका ठेका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है कि वो इसका निपटारा करेगी? जो होगा कानून सम्मत होगा। अगर कहीं इस किस्म की शिकायतें हैं तो जहां भी हैं उसके लिए सरकार को अपने काम करना है, सरकार के सामने मामला आना चाहिए। यहाँ तो उल्टा है। यहाँ तो जो आदिवासी वर्षों से ईसाई धर्म पर या किसी भी रूप में जो है किसी दूसरे धर्म के आराधना पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को बलपूर्वक जबरिया दबाकर उनको धर्मांतरित करने की मुहिम चलाई जा रही है। और ये कुछ और नहीं बल्कि आदिवासी जनता के बीच में भी एक विभाग, ये यही हुआ है। माओवादियों से निपटने के नाम पर भी जो है जो तथाकथित सलवा जुड़ुम का आंदोलन चलाया गया, वो क्या था? आदिवासियों को ही आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करना। और ये जो तथाकथित धर्मांतरण की जो पूरी मुहिम चलाई जा रही है वो क्या है? बस्तर को एक आग में पहले उन्होंने झोंका था, एक दूसरे आग में वो दोबारा झोंक रहे हैं। और आदिवासी और आदिवासियों के बीच में ही जो ईसाई आदिवासी हैं, उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। किसने ये अधिकार दिया कि किस गांव में जो है ग्राम सभा के जरिए बलपूर्वक जो है आप जो है किसी भी दूसरे आराधना स्थल के या प्रार्थना को मानने वाले लोग, मजहब के लोगों को आप जो है गांव से बाहर निकाल देंगे? हकीकत क्या है? आज बस्तर में, उत्तर बस्तर हो या दक्षिण बस्तर के बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, और विशेष रूप से उत्तर बस्तर में ये नारायणपुर, कांकेर और से लगे हुए क्षेत्र के अंदर हजारों की संख्या में आदिवासी विस्थापित है। उनके जो है प्रार्थना स्थल पर जो है उन्हें प्रार्थना करने की इजाजत नहीं है। और ये तो आरएसएस का यही हुआ है उड़ीसा के अंदर कंधमाल में, यही हुआ है दूसरे क्षेत्रों के अंदर। छत्तीसगढ़ में जो है ऑपरेशन घर वापसी करके जो है धर्मांतरण की मुहिम कौन चला रहा था? ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है गांव-गांव में जो है इस तरीके के ऑपरेशन घर वापसी करके लोगों को जो है शहर में महापात्रा जी, अगर आप ये कहते हैं कि लोग स्वेच्छा से किसी दूसरे गैर मजहब को मान रहे थे, और अगर कोई स्वेच्छा से वापस हिंदू धर्म में प्रवेश कर रहा है, तो पहले वाला जबरदस्ती नहीं था, जबरन नहीं था, लालच देकर नहीं था, और दूसरा वाला जो घर वापसी हुई है वो जबरदस्ती हुई है, लालच देकर हुआ है, ये कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? इसके अंतर कैसे दिखेगा? नहीं, हम यही आपसे कह रहे हैं कि कहीं इस किस्म का कोई भी मामला है, प्रदेश के अंदर एक कानून है। दूसरी बात यह है, मेरी धार्मिक आस्था के संदर्भ में संविधान में मुझे जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया है। मैं आज अगर हिंदू हूं, अगर मुझे कल किसी दूसरे धर्म की उपासना पर विश्वास है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोई किसी और धर्म का मानने वाला हो, अगर वो जो है हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का या उनकी उपासना पर विश्वास करता है अपने पुराने धर्म का परित्याग करके, तो उसकी आजादी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। बात यह है कि जब आप जो है अपनी सुविधा के हिसाब से इसको कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं? ठीक है, हर मामले में कानून है। हाँ। कानून के
का अगर किसी रूप में उल्लंघन हो रहा है उसका निर्णय कानून करेगा ना। लेकिन आप जो है किसी आराधना स्थल पर हमला कर देंगे। ठीक है, ये 1000 लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके जो है किसी दूसरे धर्म के आराधना स्थल पर हमला कर देंगे। सुंदरानी जी के पास आता हूँ, नितिन जी से। इस बात को दिखा रहा है कि आप समाज में जो है सांप्रदायिक विभाजन का जहर फैला रहे हैं। ठीक, सुंदरानी जी जल्दी से अपनी बात कर लें, फिर मैं भंसाली जी के पास। आदरणीय अभिलाष जी, मैं धर्मराज जी से एक सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी इसको विषय बनाना चाहती है। क्या पूरे प्रदेश में धर्मांतरण सरकार के नाक के नीचे, सरकार के संरक्षण में होता रहे और भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इसको आंख मूंद के देखता रहे क्या, और इसको बढ़ावा देता रहे? हम लोग इसको बढ़ावा देते हैं, हम लड़ेंगे, किसी भी स्तर पे लड़ेंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम किसी चर्च के खिलाफ। ठीक है भंसाली जी प्लीज, वक्त मैं प्लीज बोलिए सर। रासुका पे आऊंगा जी, बोलिए। रासुका भाजपा लगाए तो लोक कल्याणकारी है, कांग्रेस लगाए तो दमनकारी है। इसी विषय पर आपकी नीयत छोटी है, आपकी नीयत छोटी है, आप नीयत छोटी है। आप भारतीय जनता क्यों रहे? हम डर नहीं रहे, आप डर रहे, हम डर नहीं रहे। विरोध क्यों कर रहे? आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत। ठीक है सुंदरानी जी, 1 मिनट भंसाली जी को अंतिम 10 सेकंड दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाए। भंसाली जी प्लीज वाइंड अप कीजिए सर। इनके मन में चोर है, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि ये रासुका लगाए तो हमको पकड़ के अंदर कर देंगे। ऐसा इनके जैसा नहीं करेंगे जैसा इन्होंने रासुका के तहत पत्रकारों को जेल में बंद किया था। भूले नहीं है इस ठीक है, चलिए। पत्रकार भी, प्रदेश की जनता भी, किस तरीके से आप लोगों ने कानूनों का उल्लंघन किया। धर्मांतरण होने नहीं देंगे। ठीक है, आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? अच्छी बात। लेकिन आदिवासी जो है वो क्या चाहता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या वाकई में उसे डंडे की नोक पर, बंदूक की नोक पर या पैसों की लालच से धर्मांतरण कराया जा रहा है? और अगर कराया जा रहा था तो ये सवाल भी बड़ा है कि फिर सबसे ज्यादा चर्च रमन सरकार में बने। सीएम भूपेश बघेल कहते हैं मेरी जेब में पूरी लिस्ट है। बीजेपी वहां पर बैकफुट पर आ जाती है। बीजेपी कहती है कि एजेंसी की तरह टूल की तरह एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, रासुका कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें डराने की कोशिश की जा रही है। जो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें। लेकिन जाहिर सी बात है कि केंद्र के ऊपर भी फिर आरोप लग जाते हैं कि ईडी से लेकर के सीबीआई, एनआईए, तमाम तरह की चीजें हैं जो इसी तरह से कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने के आरोप उन पर भी लगते हैं। पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में कुछ तो है जो बहुत गर्म हो चुका है। अब वो बीजेपी के पाले में जाएगा या कांग्रेस उसका फायदा उठाएगी, ये बड़ा सवाल है। या फिर आदिवासी का असली मुद्दा जो है विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो पीछे रह जाएगा और इन्हीं मुद्दों पर अगला चुनाव भी लड़ा जाएगा। ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, श्रीचंद्र सुंदरानी जी, धर्मराज महापात्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। तमाम दर्शकों को नमस्कार।